मीनाक्षी भाभी के किचन में बन रहा है गुजराती खमन ढोकला के साथ उत्तराखंडी सिड्डू। मौसी जी के मन में फूट रहे हैं बिटिया की शादी के लड्डू। ताली बजा बजा कर हंस रहा है किसकी चालाकी पर मंगलू। उपन्यास के इस भाग में जानेंगे कौन बना रहा है किसको उल्लू। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कोमल अग्रवाल और आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 72वां भाग। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि सूरज और पाखी प्यार के उन लम्हों को जीते हैं जिसका उन्हें इंतजार था। मधुर यामिनी के बाद हुई उषा की बेला में दोनों एक दूसरे के साथ बिताए लम्हों को याद करते हैं। पाखी काकी और कैलाशिया के साथ मिलकर सूरज को छकाने का प्लान बनाती है और छिप जाती है। अब आगे। मायके चली गई और वो भी मुझे बिना बताए। तुमने उसे जाने कैसे दिया? सूरज आग बबूला हो रहा था। काकी अभिनय करते हुए रोनी सूरत बनाकर बोली, हमरे बस में थोड़े ही था उसे रोकना। फिर उसके भाई आए थे सो लिवा ले गए। ऐसे कैसे लिवा ले गए? मुझे किसी ने जगाया क्यों नहीं? मंगलू मंगलू, सूरज ने पुकारा। मंगलू भागा भागा चला आया। राम भली करे छोटे मालिक, हुकुम, वह घबराते हुए बोला। आलू सिंह आया कि नहीं अभी तक? सूरज ने झल्ला कर पूछा। नहीं छोटे मालिक। सूरज का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और पाखी उसकी तो हंसी छूट रही थी। बाप रे, ये महाशय तो गुस्सा होना भी जानते हैं, उसने मन ही मन कहा। काकी ने सूरज को शांत करने के मकसद से कहा, नाश्ता लगाए दे बबुआ, भूख लगी होगी। नाश्ता तो मैं उसके घर जाकर करूंगा काकी, समझती क्या है खुद को? और मुझे क्या उल्लू समझ रखा है? सूरज का ऐसा वाक्य सुन पाखी ने ड्रामे पर से पर्दा गिराने की सोची और दरवाजे के पीछे से निकलकर आते हुए बोली, वही जो अभी आपने अपने आप को कहा। सूरज को पाखी को देख के जोर का झटका लगा। उसने सचमुच ही सभी की बातों पर यकीन कर लिया था। मुझे उल्लू बनाया, उसने पाखी की चोटी जोर से खींची। पाखी ने एक जोर का धक्का सूरज को दिया और काकी के पास आई। उल्लू को उल्लू बनाने की जरूरत है क्या काकी माँ? काकी और कैलाशिया उसकी बात सुनकर हंसने लगे। मंगलू को भी अभी तक समझ में आ गया था कि छोटी मलकिन ने छोटे मालिक को बुद्धू बनाया है। वह ताली बजाते हुए बोला, अप्रैल फूल होएगा वा, राम भली करे। तभी शंकर काका उसके पीछे से आते हुए उसे डांटने लगे। अरे गोभी का फूल, यहाँ खड़े खड़े बातें ही बनाएगा या नाश्ते की प्लेट भी ले जाएगा? मंगलू को डांटकर उन्होंने हाथ में पकड़ा फोन पाखी को देते हुए कहा, ये फोन कब से बजे जा रहा था बहू? पाखी ने देखा उसके फोन पर उसके भैया के 2 मिस्ड कॉल थे। वह अभी फोन देख ही रही थी कि तभी सूरज का फोन बजने लगा। वह मुस्कुराया, लो आ गया हमारे लिए भी बुलावा। उसने फोन उठाया। प्रणाम भैया। कब पहुंच रहे हैं जवाई बाबू? प्रशांत उत्साह भरी आवाज में पूछ रहा था। बस अभी निकले हैं भैया और आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। और हाँ, भाभी से कहिएगा मेरी दावत का इंतजाम करके रखे, सूरज ने कहा। प्रशांत खुश होकर बोला, क्यों नहीं, तुम लोग आओ तो सही। सूरज ने फोन रखा तो पाखी ने धीरे से कहा, हम पर तो इतना बरस रहे थे और भैया से देखिए कैसी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। सूरज ने उसे सर से पांव तक देखा। तुम्हारे भैया तुम्हारी तरह उल्लू नहीं कहते मुझे।
चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं है। काकी ने बीच में टोकते हुए कहा, हम अभी फल मिठाई बनवाए देते हैं बबुआ। पाखी सूरज के साथ मेहमानों वाले कमरे में आई। उसने अपना पर्स निकाल उसमें फोन रखा, तभी उसे कुछ याद आया। आईने के सामने खड़ी हो वह अपनी सोनी मांग देखने लगी। सूरज उसके पास आया। सिंदूर क्यों नहीं लगाया तुमने? उसने गहरी निगाह से पाखी को देखते हुए पूछा। पाखी ने उसे काकी का दिया हुआ अक्षय सिंदूर दिखाया। ये माता का सिंदूर है, काकी ने दिया है। सूरज ने एक नज़र सिंदूर पर डाली और अगले ही पल सिंदूर से उसकी मांग में एक लंबी रेखा खींच दी। दोनों शीशे के सामने खड़े थे। अब लग रही हो बिल्कुल मिसेस सूरज प्रताप सिंह। सूरज ने उसे प्यार से देखा। कुछ कपड़े रख लूं? अगर भैया ने रोक लिया तो? पाखी ने पूछा। मेरे भी रखना, क्योंकि तुम्हें अकेले छोड़कर बिल्कुल नहीं आऊंगा मैं। सूरज ने उसे अपनी बाहों में समेटा तो पाखी की स्मृति में रात हुई सब घटनाएं तैरने लगी। आई एम सो हैप्पी टुडे, वह बोला। मैं भी, पाखी मुस्कुराई। दोनों बाहर आए। आलू सिंह और मंगलू ने सब सामान कार में रख दिया था। दोनों को विदा कर राधा काकी ने कलसी में भरा जल फाटक की देहरी पर डालकर रस्म पूरी की। ये सकोरे पत्तल अभी भी यहीं धरे हैं, और ये बर्तन कब मंजेंगे? मौसी हाथ नचाती हुई सभी कामचोरों को सुना रही थी। पंकज जल्दी से सकोरे पत्तल उठाकर दुछत्ती पर रखने के लिए चढ़ गया। बाई, जमाई बाबू और बिटिया आने वाले हैं, जल्दी पोछा लगाओ, अम्मा मेहरी से कह रही थी। मीनाक्षी चौके में सूरज की पसंद का नाश्ता बनाने में जुटी थी। आज उसने एक नई गढ़वाली डिश बनाई थी। इसको क्या कहते हैं बहू? बुआ जी मीनाक्षी से पूछ रही थी। ये सिड्डू है बुआ जी, गेहूं के आटे और उड़द दाल से बनता है। बुआ जी ने चक्कर देखा। वाह बहू, अब की मेरे छोटे की बहू आए तो उसको भी सिखाई दियो। वो तो मैं फोन पर ही बता दूंगी, मीनाक्षी तपाक से बोली। हाँ हाँ बहू, काहे नहीं, फुनवा जो मिल गया है तुझे। और एक हमारा घर देख लो, लड़कों के पास ले देकर एक मोबिल है, वो भी बिना बैलेंस का, बुआ जी कुड़ते हुए बोली। बेकिंग ओवन और वॉशिंग मशीन देखकर तो उनका मन और ईर्ष्या से भर गया था। मौसी ने मीनाक्षी को खमन ढोकला बनाना सिखा दिया था और अब वो इमली की मीठी चटनी बना रही थी। प्रशांत चौके की देहरी पर आया और सब इंतजाम पर दृष्टि फेर गया। अभी वह दरवाजे तक पहुंचा ही था कि कार के आने की आवाज़ सुनाई दी। वह जल्दी से बाहर आया। बाबूजी भी पंकज के साथ आए। सूरज कार का दरवाजा खोल पाखी को लेकर उनके पास आया। भैया कहते हुए पाखी प्रशांत से खुशी से लिपट गई। दोनों की आंखें खुशी के आंसुओं से तरल हो गई। अब चलो गुड़िया, कहते हुए प्रशांत ने सूरज को भी अपने गले से लगा लिया। सभी के चरण स्पर्श करता हुआ सूरज बैठक में पहुंचा। मुन्नू को उसने अपनी गोद में बिठा लिया और उसके साथ खेलने लगा। अब तो मुन्नू भी उसे पहचानने लगा था। कोट की जेब में अपने नन्हे नन्हे हाथ घुसाकर जाने वह क्या खोजने लगा। सूरज ने उसे जली दी तो वह उसे खाने लगा। बुआ जी और अम्मा भी वहाँ एक एक मोढ़ा डालकर बैठ गई। मौसी के पीछे मीनाक्षी आई। पंकज पानी की ट्रे लेकर आया। सब बातें करने लगे। पता है भैया, हम लोग सुरकुंडा माता के मंदिर गए थे और हाँ, वहाँ कुल्हड़ वाली चाय भी पी थी जैसे आप पिलाते हैं। और जानते हैं, मैगी भी खाई थी। ट्रॉली में बैठकर गए थे हम दोनों। पाखी प्रशांत के पास बैठी उसे सब बताती जा रही थी। उसकी ट्रेन तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम खुश हो ना गुड़िया, और हम सबको क्या चाहिए? प्रशांत ने बहन के सर पर स्नेह भरा हाथ फेरा।
अपने घर अंगना को पुनः पाकर पाखी चंचल हिरने से इधर उधर डोलने लगी। भाभी, बहुत भूख लगी है, क्या बनाया है? कहती हुई वह चौके में प्लेट लगाती मीनाक्षी के पास पहुंच गई। ये ढोकला और सिड्डू बनाया है और बाबूजी तुम्हारी पसंद के समोसे जलेबी ले आए हैं। मीनाक्षी ने उसका लाड किया। वाह, मज़ा ही आ जाएगा तब तो। लाइए, मैं लेकर जाती हूँ, पाखी अधिकार से बोली। अरे अरे, तुम क्यों लेकर जाओगी? तुम तो मेहमान ठहरी। और ये क्या, जमाई बाबू ने प्रेजेंट दिया है? भाभी ने उसके गले की वाइट गोल्ड चेन और उस पर झूलते पेंडेंट को उलट पुलट करते हुए पूछा। पाखी रात की घटना याद कर मुस्कुराई। जी भाभी, उन्होंने ही दिया है। और जानती है, वहाँ तो मेरे लिए भी एक अलग रूम है, इतना बड़ा और इतना सुंदर कि पूछे मत। वो खिलखिलाई। मौसी जी, जो चौके में देर होने की गुहार लगाती हुई आई, यह सुनकर बोली, अलग रूम? तो क्या तुम लोग अलग अलग? पाखी उनकी बात काटते हुए बोली, नहीं नहीं मौसी, वो तो उन्हीं के रूम के अंदर एक रूम है। बाप रे, रूम के अंदर रूम? मौसी विस्मित से बोली। कितने रूम है कुल मिलाकर? इस बार जवाब मीनाक्षी ने दिया। 10 तो हमने ही देखे थे मौसी जी। 20 कमरे हैं मौसी, और कोठी क्या है, भूल भुलैया है। मैं तो दिन भर रास्ते ही याद करती रहती हूँ, पाखी ने बताया। पाखी के वर्णन को सुन मौसी ने दांतों तले उंगली दबा ली और अपनी बेटी रानी के सुनहरे भविष्य की योजना बनाने लगी। नाश्ता लग चुका था और अब सूरज की मनुहार हो रही थी। उसे सारी डिशेस बेहद पसंद आई। आपकी ननद ने अभी तक कुछ नहीं खिलाया मुझे भाभी, इसे कुछ बनाना भी आता है या यूं ही? सूरज ने मीनाक्षी से हंसते हुए पूछा। आता क्यों नहीं, चाय बनानी आती है बस। मीनाक्षी ने उपहास किया। पाखी रोनी सूरत बनाकर बोली, आता क्यों नहीं, वो आपके साथ नारियल की बर्फी बनाई थी ना मिलकर। मगर भाभी के जैसे पकवान नहीं बना सकती तुम, सूरज ने उसे चिढ़ाया। मीनाक्षी खुश और पाखी का चेहरा उतर गया। नाश्ता खत्म करने के बाद वह भाभी का पल्ला पकड़कर उनकी खुशामद करने लगी। भाभी, मुझे छोले भटूरे बनाने सिखा दीजिए ना प्लीज़। अच्छा जी, अपने उन्हें खुश करना चाहती हो? भाभी ने उसे गुदगुदाया। बस आप सिखा दीजिए ना, और हाँ, ये सिड्डू भी, पाखी ने जिद की। ठीक है, आज शाम बनाएंगे तो सीख लेना। कहते हुए भाभी छोले भिगाने लगी। पाखी जैसे ही बैठक में आई, उसका फ़ोन बजने लगा। वैशाली फ़ोन पर पाखी को हुक्म दे रही थी, देख, अगर तू जीजू के साथ नहीं आई ना तो मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। ये ले, मॉम से बात कर। उसकी मॉम, जो कभी पाखी से ठीक से बोलती भी नहीं थी, आज सूरज के साथ उसे लंच पर इनवाइट कर रही थी। पाखी को जोर की हंसी आई। उसने उनके कहने पर सूरज को फ़ोन दिया। न जाने कौन कौन से मक्खन लगे संवाद उन्होंने सूरज से कहे कि सूरज ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। रुपहले तारों वाली आकाशी साड़ी पहने पाखी सूरज के साथ जब वैशाली के घर पर आई तो उसके मॉम डैड को वेलकम करता देख दंग रह गई। उसके डैडी सूरज को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे थे जितना उन्होंने अपने भावी दामाद को दिया था। लंच पर सभी साथ बैठे ही थे कि तभी छोटू, जो उनका नौकर था, पानी का जग पकड़े वैशाली की मॉम के पीछे आया। जैसे ही उसकी नज़र सूरज के चेहरे पर पड़ी, उसने मुंह खोलकर तपाक से कहा, 100 रुपए वाले साहब, आप। तो दोस्तों, परिस्थिति बड़ी गंभीर हो गई है। क्या होगा
जब वैशाली के मॉम डैड को पता चलेगा मिशन चोरी चोरी के बारे में। अरे वही मिशन जिसके तहत वैशाली ने उन्हीं के सर्वेंट क्वार्टर में पाखी और सूरज की प्यार भरी मुलाकात करवाई थी। अब वैशाली को तो पड़ने वाले हैं डांट के चाबुक, पर हम आपके लिए लाए हैं हंसी के गोलगप्पे। तो सोच क्या रहे हैं? तुरंत कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। और हाँ, ये बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही अगला भाग आए आपको पता चल जाए। जुड़े रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।